Hello everyone, this is me Sakshi Jain. Welcome back to this channel. So लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द चार्टर एक्ट्स. ठीक है, चार्टर एक्ट्स ऑफ 1813, 1833 एंड 1853. राइट. तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, 1892 एंड 1909. ठीक है, तो हमें ये समझना है कि बैकड्रॉप क्या था. ठीक है, इन एक्ट्स के आने का बैकड्रॉप क्या था, रीजंस क्या थे जिस वजह से ये एक्ट्स आए. ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, वो ये एक्ट्स इंडिया के लिए लेकर आई. ठीक है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या था और इसके मेन फीचर्स क्या थे. ठीक है, तो ये हमें मेनली इस डिस्कशन में हमें समझना है. सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर. सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था अबाउट द चार्टर एक्ट्स. ठीक है, चार्टर एक्ट्स ऑफ कौन कौन से, 1813. ठीक है, 1833 और क्या पढ़ा था हमने, 1853. राइट. तो अभी हमें इस लेक्चर में क्या पढ़ना है अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, 1892 और 1909. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. तो सबसे पहले देखिए बैकड्रॉप क्या है, रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाना पड़ा. तो मेन रीज़न क्या था इसका आने का, मेन रीज़न वॉज द रिवॉल्ट ऑफ 1857. देखिए आप सबको पता होगा 1857 में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी क्रांति हुई. ठीक है, रिवॉल्ट हुआ. ठीक है, अब ये 1857 का रिवॉल्ट हुआ क्यों, उसके मेन रीजंस थे जो ब्रिटिशर्स की तरफ से. ठीक है, ब्रिटिशर्स की तरफ से, ब्रिटिशर्स में मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी तरफ से कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लाना. ठीक है, रूल्स और रेगुलेशंस लाना. तो वो क्या रूल्स और रेगुलेशंस थे जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ. तो वो रूल्स किसके लिए थे, वो रूल्स थे सिविलियंस के लिए. ठीक है, जो आम भारतीय जनता थी, जो आम भारतीय नागरिक थे उनके लिए. फिर किसके लिए थे, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी. ठीक है, तो इनके लिए वो मेन कुछ रूल्स आए थे. अब जैसे सिविलियंस हैं, देखिए सिविलियंस के लिए क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस देखने को मिला. जैसे जो इंडियन कस्टम्स हैं, ठीक है, इंडियन कस्टम्स में ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस देखने को मिला. इंडियंस के लिए ब्रिटिशर्स कुछ ऐसे, ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ऐसे एक्ट्स ला रही थी जिसकी वजह से इंडियंस में एक आक्रोश देखने को मिला. जैसे कि विडो रिमैरेज एक्ट. ठीक है, विडो रिमैरेज एक्ट. फिर सती को बैन कर दिया गया. ठीक है, अब सती को बैन किया, विडो रिमैरेज एक्ट आया. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियंस को ये लगा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिशर्स हैं, ये हमारे पर्सनल कस्टम्स के विरुद्ध एक्ट्स लेकर आ रही है. ठीक है, तो इसकी अगेंस्ट इंडियंस ने रिवॉल्ट किया. ठीक है, और दूसरा क्या था रीज़न, दूसरा मेन रीज़न ये था क्रिश्चियन मिशनरीज़ का आना. इससे पहले के एक्ट में मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया था कि वो इंडिया में आ सकते हैं और क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं. तो कुछ इंडियंस इसको एज अ सस्पिशन देखने लगे कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे हैं ये हमें कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, तो इसके लिए क्या, इसके विरुद्ध में भी लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू किया. तो एक कुछ रीजंस तो सिविलियंस के थे, कुछ रीजंस थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के. अब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कौन से रीजंस थे, देखिए सबसे पहला कि ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि हिंदूज जो हैं वो अपने कास्ट मार्क्स, ठीक है, जो कास्ट मार्क्स हैं उनको अपने जो बॉडी पे कहीं पे भी वो कास्ट मार्क्स लगा नहीं सकते हैं. अब कास्ट मार्क्स क्या है, जैसे कि जो हिंदूज़ हैं उसमें फोरहेड पे तिलक लगाया जाता है ना, तिलक लगाया जाता है. तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप हिंदूज़ ये तिलक नहीं लगा सकते. फिर मुस्लिम्स को क्या कहा, मुस्लिम्स जो हैं वो बियर्ड नहीं रख सकते थे. अब मुस्लिम जो हैं वो बियर्ड नहीं रख सकते, हिंदूज़ जो हैं तिलक नहीं लगा सकते. और क्या बोला, और बोला जो भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में है वो एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए जा सकता है. जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से अगेन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिवॉल्ट देखा गया. क्या था मेन रीज़न, क्योंकि कुछ जो हिंदूज़ हैं उनकी मान्यता ये थी कि अगर हम सी को क्रॉस करते हैं, सी को किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए अगर हम सी को क्रॉस कर रहे हैं तो उससे हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसी कुछ मान्यताएं थी जिस वजह से क्या हुआ, रिवॉल्ट देखने को मिला. और उसका इमीडिएट कॉज भी था. तो इसका इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट कॉज वॉज द यूज़ ऑफ एनफील्ड राइफल्स. ठीक है, एनफील्ड राइफल्स बाय ब्रिटिश इंडियन आर्मी. अब ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी वो एनफील्ड राइफल्स का यूज़ कर रही थी. अब ऐसा सस्पिशन था, ऐसा माना जा रहा था कि ये जो एनफील्ड राइफल्स हैं इसमें जो इनका जो कैट्रिज है उसमें काउज और पिग का फैट है.
तो ऐसा माना जाता है कि काउस और पिग्स दोनों ही हिंदूज और मुस्लिम सेंटिमेंट्स को बिलोंग करती हैं। इस वजह से क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट जो है इमीडिएट रिवॉल्ट देखा गया, ठीक है। इट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब जब 1857 की क्रांति हुई, इसकी वजह से क्या हुआ, ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में, ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, और मेजर सेक्शंस ऑफ नॉर्थ इंडिया वर इन्वॉल्व इन दिस 1857 का रिवॉल्ट। और ये बहुत ही मेजर लेवल पे, एक बड़े लेवल पे रिवॉल्ट देखा गया है, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स एक तरीके से जो पार्लियामेंट थी वो बैठे बैठे हिल गई, ठीक है। ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट थी उनकी हिल गई, और इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अब एक तरीके से आप पे से बाहर है, तो अब इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इस पर लिमिट लगानी पड़ेगी। और वो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेकर आए, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उन्होंने क्या किया, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने क्या बोला, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे अब लिक्विडेट, इसको क्या करेंगे, लिक्विडेट, ठीक है। तो इसको हम एक तरीके से अबॉलिश कर रहे हैं, ठीक है, इसकी नीलामी कर रहे हैं, ठीक है। और क्या होगा, अब क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह अब जो डायरेक्ट रूल आएगा इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर हमारा जो डायरेक्ट रूल आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिश क्राउन विल नाउ डायरेक्टली रेगुलेट द इंडियन अफेयर्स, डायरेक्टली रेगुलेट द कंट्री इंडिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इंडिया टू बी गवर्न्ड बाय एंड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो दिस वाज द डायरेक्ट रूल, दिस केम इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब इसमें मेजर कुछ फीचर्स, इसके मेन फीचर्स देख लेते हैं। मेन फीचर्स क्या हैं इसके, सबसे पहला तो डेजिग्नेशन। देखिए जैसे कि आपको पता है कि पहले बंगाल में कौन बैठता था, बंगाल में बैठता था गवर्नर, उसके बाद गवर्नर की पोस्ट चेंज हुई टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट चेंज हुई टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड नाउ गवर्नर से गवर्नर जनरल की पोस्ट कब चेंज हुई, इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट कब चेंज हुई, तो ये हुई इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एंड नाउ कम्स द change of designation from Governor General of India to the Viceroy of India. And when did this happen? This happened in the 1858 Act, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसकी पोस्ट को चेंज कर दिया गया, उसके डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया गया टू द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। सो नाउ ही विल बी कॉल्ड द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। नाम से समझ आ रहा है, देखो वाइस रॉय, वाइस मीन्स जैसे आज के टाइम में वाइस प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, तो वाइस एंड देन रॉय मतलब रॉयल्टी, जो ब्रिटिश रॉयल्टी है, ठीक है। तो एक तरीके से उसी का ही एजेंट है, ठीक है, उसी के ही अंडर है ये जो पोस्ट है वाइस रॉय की, ठीक है। तो डायरेक्ट क्राउन रूल यहाँ से देखा जा रहा है कि जो अब क्या है कि जो रूल है वो डायरेक्ट क्राउन के पास, ब्रिटिश सरकार के पास पहुँच चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब ये जो पहला वाइस रॉय कौन था, जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वही फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनेगा। कौन है फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चार्ल्स कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया एंड दिस वाइस रॉय ऑफ इंडिया विल बी ब्रिटिश क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव। तो ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करके भेजेगी एक इंसान को टू बिकम द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एंड ही विल बी असिस्टेड बाय 4 मेंबर कमेटी, जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया असिस्ट हो रही थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इसको असिस्ट करने वाली 4 मेंबर की। सो दिस पोस्ट of Viceroy of India will also be assisted by 4 member council. All right. So now देखिए एक तो मेंबर है हमारे भारत में बैठा हुआ गवर्नर जनरल। अब क्योंकि ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली रूल कर रही है, सो ब्रिटिश क्राउन को ब्रिटेन में बैठे बैठे भी एक ऐसा इंसान चाहिए, एक ऐसी पोस्ट चाहिए जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली यहीं से ही बैठ के रूल करे। सो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक पोस्ट बनाई है दैट विल बी कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है दिस वाज टू बी असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया है ये 15 मेंबर की एडवाइजरी बॉडी होगी। इट विल बी एक्टिंग एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे कॉर्पोरेट बॉडी होती है। सो इट वाज केपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सुड इन इंडिया एंड इंग्लैंड, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हुआ, देखिए एक तरफ है ब्रिटेन, एक तरफ है भारत। तो भारत में कौन बैठा हुआ है, वाइस रॉय, और वाइस रॉय के को असिस्ट करने वाला कौन है, इसकी 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और ब्रिटेन में कौन बैठ रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कौन असिस्ट कर रहा है, काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये कौन सी है, 15 मेंबर बॉडी है एंड इट विल बी एन एडवाइजरी बॉडी। तो एक तरफ है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ये जो आपको याद रखना है, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है दिस विल बी द कैबिनेट मिनिस्टर,
ठीक है, कौन है ये? कैबिनेट मिनिस्टर है। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कैबिनेट है उसमें से एक मिनिस्टर चुन के आएगा टू द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विच विल ओवरसी द मैटर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने वाला एक ऐसा इंसान होगा जो कि ब्रिटेन में ही बैठा है, और उसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि 15 मेंबर बॉडी है। ठीक है, सो दिस एंडेड द सिस्टम, दिस 1858 एक्ट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट कौन सी थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब ये जो सिस्टम है इसको हटा दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय ऑफ इंडिया ये दोनों मिलके क्या करेंगे? दे बोथ विल वर्क टुगेदर टू मैनेज एंड कंट्रोल द इंडियन अफेयर्स। ठीक है, तो नया ऑफिस, न्यू ऑफिस कौन सा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। कहाँ पे है ये? लंदन में है। And he will be the member of British cabinet responsible to the British Parliament, and he will be vested with complete authority over Indian administration. तो ये दिस वॉज अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें आपको मेनली ये याद रखना है कि 1858 का जो एक्ट है वो आया क्यों था? इट वॉज बिकॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। एंड यहाँ पे मेन फीचर्स क्या हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लिक्विडेट करके हटा करके अब कौन सी नई रूलिंग एंटिटी आई? वो आई the British Crown. तो British Crown now will directly rule India. So okay, now India will be considered as a colony of Britain, right? तो अब इसके बाद और इसमें आपको याद रखना है अब इंडिया में कौन है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया असिस्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। एंड लंदन में कौन है? लंदन में है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ही विल बी असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया विच इज़ अ 15 member एडवाइजरी बॉडी, राइट? So now we will be coming to the नेक्स्ट एक्ट दैट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 देखिए क्यों आया, इसका मेन रीज़न क्या था? तो इसका बैकड्रॉप था मेनली डिमांड्स। ठीक है, डिमांड्स बाय इंडियंस। ठीक है, इंडियंस की तरफ से ये डिमांड आ रही थी कि हमें भी ये जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, कि हमें भी ये जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, हमें भी वाइसरॉय की लॉ मेकिंग बॉडी में एक तरीके से हमको भी पार्टिसिपेट करना है, इंडियंस का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर आप भारत को गवर्न कर रहे हो, भारत के लिए लॉज बना रहे हो, तो भारतीय लोग होना उसमें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, क्योंकि वही बता पाएंगे कि एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, लोगों को क्या चाहिए ये कौन बता पाएंगे? ये जो भारतीय हैं वही बता पाएंगे। सो जो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक तरीके से मांग थी कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोकल लेवल से आए। ठीक है, वो भारतीयों का हो रिप्रेजेंटेशन, कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेचर में। ठीक है, तो ये अब क्या आता है? इसके लिए क्या आता है? इंडियन काउंसिल्स एक्ट आता है 1861। देखिए इसको हम काउंसिल्स क्यों बोल रहे हैं? काउंसिल्स एक्ट। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें काउंसिल्स में कुछ चेंज हो रही है। कौन सी काउंसिल में चेंज हो रही है भाई? वाइसरॉय की काउंसिल में चेंज हो रही है। तो अब आ जाते हैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पे। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज हुआ कि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, देखिए क्या चेंज हुआ? 5 मेंबर्स, 4 मेंबर्स से बढ़ा के 1 मेंबर और बढ़ा दिया गया। तो कौन कितने मेंबर्स हो गए? 5 मेंबर्स हो गए, और ये लेटर चेंज हो गया था टू द 6 मेंबर्स। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे इमीडिएट चेंज क्या था? वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसके मेंबर्स को बढ़ा दिया गया, और यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था? देखिए इनिशियली जो वाइसरॉय था, देखिए वाइसरॉय कौन है? भारत में बैठा हुआ है ये वाइसरॉय। ठीक है, और लंदन में कौन बैठा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, अब वाइसरॉय ये बैठा हुआ है। इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 4 मेंबर्स थे, और यहाँ पे एक और मेंबर बढ़ा दिया गया इन द 1861 एक्ट। ठीक है, 61 एक्ट में तो 1 मेंबर और बढ़ा रहे हैं, 5 मेंबर्स टोटल कर दिए हैं। इनिशियली क्या होता था कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये जो थी ये एडवाइजरी बॉडी थी टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए एडवाइजरी बॉडी कौन सी है? काउंसिल ऑफ इंडिया 15 मेंबर की। ऐसे ही वाइसरॉय के लिए ये एक एडवाइजरी बॉडी थी। ठीक है, ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, ये एडवाइस कर सकती थी वाइसरॉय को ऑन एनी मैटर, ऑन द लेजिस्लेटिव मैटर, ऑन द एग्जीक्यूटिव मैटर, राइट? पर नाउ अब क्या हुआ? इन एग्जीक्यूटिव्स को, ठीक है, इनको क्या किया? इनको पोर्टफोलियो दे दिए गए। ठीक है, पोर्टफोलियो मतलब जैसे आज के टाइम में मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये जो सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये जो आज के टाइम में आप देखते हो ये दे दी गई है किसी एक इंडिविजुअल, एक पर्सन को ये जो मिनिस्ट्रीज़ दे दी जाती है। ऐसे ही ये जो पोर्टफोलियोज़ हैं, ये कुछ पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो इन मेंबर्स को दे दिए गए। ठीक है, तो इन 5 मेंबर्स को क्या किया गया? पोर्टफोलियो दे दिए गए। ठीक है, जैसे होम, डिफेंस, इस तरीके से इनको पोर्टफोलियो दे दिए गए थे, अलॉट कर दिए गए थे। तो ये मेन चेंजेस हुए थे इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और क्या चेंज हुआ देखिए, और चेंज हुआ जैसे कि मैंने आपको 1833 के एक्ट में भी बताया था। 1833 के एक्ट में क्या हुआ था, लॉ को लेके बहुत चेंज हुए थे। मैंने आपको वहाँ पे भी समझाया था कि लॉ को लेके बहुत चेंज हो रहा था, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बन रहा है, ठीक है। और क्या हुआ था, वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कमांडर इन चीफ पहले लॉज बनाती थी और लॉज को इम्प्लीमेंट करती थी 1833 से पहले। बट 1833 के एक्ट में क्या चेंज आया था कि यहाँ पे इन द 1861 एक्ट यहाँ पे वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ लेजिस्लेटिव काउंसलर्स को भी ऐड कर दिया गया था। 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर्स को ऐड कर दिया गया था। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसलर्स थे ये लॉ मेकिंग पे एडवाइस करते थे, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स थे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, ठीक है। वो लॉज को इम्प्लीमेंटेशन उस पर बात करती थी कि लॉज इम्प्लीमेंट कैसे होंगे, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, और लेजिस्लेटिव काउंसलर्स वर द लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चेंज किया गया, 1833 के एक्ट में वो जो लेजिस्लेटिव काउंसलर्स वाली जो 6 मेंबर बॉडी थी उसको हटा के इन्होंने एडिशनल मेंबर्स ऐड करे, ठीक है, एडिशनल मेंबर्स। तो अब देखिए अब क्या होगा, वाइस रॉय है प्लस 5 मेंबर की उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है प्लस कमांडर इन चीफ है, ठीक है। इसके साथ जो पहले लेजिस्लेटिव काउंसलर्स थे उसकी जगह अब क्या आ गई, ये वाली पोस्ट एडिशनल मेंबर्स, एडिशनल मेंबर्स आ गए। और ये टोटल संख्या दी गई 6 to 12। और ये जो एडिशनल मेंबर्स थे इसमें से कुछ ऑफिशियल थे, ठीक है, कुछ ऑफिशियल थे और कुछ नॉन ऑफिशियल थे। तो कुछ ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और कुछ कौन से होंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या डिफरेंस है। ऑफिशियल मेंबर्स वो होते हैं जो पहले से ही किसी ब्रिटिश सिविल या किसी ब्रिटिश मिलिट्री पोस्ट में हों, ठीक है, तो वो होंगे ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन से होंगे, जो नॉमिनेट, बेसिकली ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे ये नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों हो सकते थे, बट इसमें इस 1861 के एक्ट में ये नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। तो अब इसमें कहा गया कि इस एडिशनल मेंबर वाली बॉडी में एटलीस्ट हाफ वर टू बी इंडियंस। तो अगर 12 हैं तो 12 में से 6 इंडियंस हो सकते थे, अगर 6 हैं तो 3 इंडियंस हो सकते थे। तो इस टाइम पीरियड में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में इन्होंने 3 मेंबर्स को ऐड किया, ठीक है। 1862 में जो लॉर्ड ये जो चार्ल्स कैनिंग है इन्होंने 3 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इधर एडिशनल मेंबर्स में ऐड किया। एक तो थे महाराजा ऑफ बनारस, एक है महाराजा ऑफ पटियाला और एक थे सर दिनकर राव। तो ये तीनों ही नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, याद रखना, नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो एडिशनल मेंबर्स था इनका वर्क क्या था, दे वर स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू लेजिस्लेशन, ठीक है। तो इनका एग्जीक्यूटिव से कोई मतलब नहीं था, इट वॉज नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। तो ये सिर्फ लॉ मेकिंग पे ही एडवाइस कर सकते थे। यही बताया गया है इसमें नेक्स्ट कि इट वॉज फॉरबिडन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स और फाइनेंस। मतलब रेवेन्यू पे, एग्जीक्यूटिव मैटर्स पे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे जो एडिशनल मेंबर्स हैं ये कोई भी अपनी राय नहीं रख सकते हैं। इनका काम है सिर्फ लॉ मेकिंग पे बात करना, सिर्फ लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह ही ये एक्ट करते थे, ठीक है। कौन, एडिशनल मेंबर्स। तो याद रखना इसमें वाइस रॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो लेजिस्लेटिव काउंसलर्स थे 1833 के एक्ट में, उनको हटा के एडिशनल मेंबर्स लेकर आए। एडिशनल मेंबर्स 6 to 12 हो सकते हैं, जिसमें कि एटलीस्ट हाफ वर टू बी इंडियंस। तो इनिशियली 3 मेंबर्स रखे, महाराजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। और क्या था, दे वर स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू लेजिस्लेशन एंड दे वर फॉरबिडन फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, राइट। अब देखिए और क्या इसमें चेंजेस आए, और चेंजेस आए इसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को लेके। देखिए 1861 के एक्ट में, याद रखना 1861 के एक्ट में इन्होंने डिवोल्यूशन का काम करा। डिवोल्यूशन मतलब काइंड ऑफ पावर जो है वो वापस डिवॉल्व कर देना, पावर जो है वो वापस दे देना टू द प्रोविंसेस, टू द प्रेसिडेंसीज, टू द प्रोविंसेस और टू द प्रेसिडेंसीज, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैं उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उसको रिस्टोर कर दी। तो बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर है वो वापस रिस्टोर हो गई। देखिए 1833 के एक्ट में सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज थी। क्या हुआ था, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही सोलली लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया गया था, ठीक है। तो बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो छीन ली गई थी 1833 के एक्ट में। पर अब 1861 के एक्ट में क्या हुआ कि इनकी जो बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर है उनको वापस दे दी,
ठीक है, क्योंकि 1861 के टाइम में क्या हुआ, भारत बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत काम है। ठीक है, तो बॉम्बे और मद्रास को क्या है, उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर वापस दे दी। इनको बोला गया कि आप जो है बॉम्बे एंड मद्रास, आप अपनी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो अपने पास रखिए। ठीक है, लॉज जो हैं वो आप अपनी प्रोविंसेस में खुद बना सकते हैं। ऑलराइट, तो अब क्या है, काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वाज इनिशिएटेड, और फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन भी करा। कैसे, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो अब खुद अपने लोकल टैक्सेस, ठीक है, वो उस पर लॉज बना सकते हैं और वो अपने बजट्स भी बना सकते हैं। तो इट वाज बिगनिंग ऑफ अ लोकल फाइनेंस, मतलब आप अपनी खुद से प्रोविंसेस को बोलते आए कि खुद आप अपने बजट्स बनाओ, और जो लोकल टैक्सेशन है उसकी जो जिम्मेदारी है वो भी आपकी खुद की ही है। मतलब अगर आपको टैक्स कितना लगाना है, कितना नहीं लगाना है, कितना रेवेन्यू लेना है, कहाँ से रेवेन्यू लेना है, वो सारी जिम्मेदारी अब आपकी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट आया, देखिए, वाइसरॉय कुड क्रिएट न्यू प्रोविंसेस, डिवाइड और ऑल्टर एनी प्रोविंसेस। सो बेसिकली इतने बड़े भारत को मैनेज करने के लिए वाइसरॉय को ये पावर दे दी गई कि आप खुद से कोई भी प्रोविंस बना सकते हैं। अगर आपको ऑल्टर करनी है, आपको डिवाइड करनी है कोई टेरिटरी, तो डिवाइड कर लीजिए। ऑल्टर करनी है, अगर आपको कोई बाउंड्री ऑल्टर करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। ठीक है, एंड वाइसरॉय वॉज ऑल्सो गिवन द पावर टू अपॉइंट LGU इन प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे आप लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपॉइंट कर सकते हैं। और वाइसरॉय को एक और पावर दे दी गई कि ही कुड इशू ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस क्या, एक तरीके से टेम्प्रेरी लेजिस्लेशन। ठीक है, आज भी जो प्रेसिडेंट हैं वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, है ना। तो इस ऐसे ऑर्डिनेंस की जो लाइफ कितनी है, ऐसे ऑर्डिनेंस की लाइफ है 6 मंथ्स। सो इन केस ऑफ एनी अर्जेंसी, वाइसरॉय हैव दिस पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, बट द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस विल बी 6 मंथ्स। नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 का बैकग्राउंड क्या है, देखिए 1885 में ही एक मेजर काम हुआ। क्या हुआ भाई, वो हुआ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन। ठीक है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी डिमांड्स रखनी शुरू करी। तो वो डिमांड्स क्या थी, देखिए सबसे पहले तो आप एडिशनल मेंबर्स बढ़ाओ। ठीक है, तो काउंसिल्स एक्ट है, तो काउंसिल में तो कुछ ना कुछ चेंज हो ही रहे होंगे, तो एडिशनल मेंबर्स बढ़ेंगे। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो एडिशनल मेंबर्स हैं दे शुड बी इलेक्टेड रादर देन बीइंग नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय। अब इनिशियली क्या हो रहा था कि जो एडिशनल मेंबर्स थे उसमें क्या था, कुछ ऑफिशियल मेंबर्स आ रहे थे, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आ रहे थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, 1861 के एक्ट में क्या हुआ, 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उसमें जो इंडियंस वाले थे। इंडियंस वाले कौन से थे, महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है, महाराजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव। ये तीनों क्या थे, ये तीनों वाइसरॉय नॉमिनेटेड थे। तो इन्होंने क्या कहा, भाई नॉमिनेटेड नहीं, हमें चाहिए इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कहा कि वी ऑल्सो वॉन्ट द राइट टू होल्ड डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल मैटर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। मतलब अब ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं, ये एडिशनल मेंबर्स जो हैं फाइनेंशियल मैटर्स पे भी बात करेंगे। ठीक है, मतलब आपने क्या किया था, अभी तक एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स से डीबार कर रखा था एडिशनल मेंबर्स को, बट एडिशनल मेंबर्स शुड ऑल्सो टॉक ऑन फाइनेंस। ठीक है, कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो कितना पैसा खर्च कर रही है, ठीक है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, ये सब मैटर्स जो है वो डिस्कस होने चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में। ठीक है, तो इन्होंने ये वाली बात भी की। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको कम करो। ठीक है, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर को भी कम करना है। आर्मी पे जो आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, सो अल्टीमेटली पैसा किसका था, पैसा तो भारतीयों का ही था, राइट। तो इन्होंने क्या कहा, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है इसको भी आपको कम करना है। फिर उन्होंने कहा कि जो ICS एग्ज़ाम है, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, दिस शुड ऑल्सो भी हेल्ड इन इंडिया। अभी तक आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ लंदन में जाके एग्ज़ाम ले रहे हो। ठीक है, तो दिस एग्ज़ाम शुड ऑल्सो भी हेल्ड इन इंडिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जो है इस एग्ज़ाम को दे पाएँ। ठीक है, तो ये वाले सारे जो डिमांड्स थे ये किसके थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब देखिए कितने डिमांड्स माने और कितने डिमांड्स नहीं माने, ये अब हम समझेंगे इस एक्ट में, इंडियन काउंसिल्स एक्ट में। तो बैकग्राउंड समझ आ गया, बैकग्राउंड वॉज 1892 का बैकग्राउंड वॉज डिमांड्स बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, अब देखिए इसमें क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले तो एडिशनल मेंबर्स को बढ़ा दिया गया। देखिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में कौन है, अभी फिर दोबारा से वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 मेंबर्स हो चुके हैं। फिर कमांडर इन चीफ, राइट। इसके साथ कौन से थे, 1833 के एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसलर्स, और 1861 के एक्ट में कौन आया, बताइए 1861 के एक्ट में कौन आया, 1861 के एक्ट में आए हैं एडिशनल मेंबर्स। ठीक है, एडिशनल मेंबर्स। तो अब इन
एडिशनल मेंबर्स पहले थे 6 to 12 हो सकते थे, अब यहाँ पे इंक्रीज फ्रॉम 10 to, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे 10 to 16 इंक्रीज टू, ठीक है, या फिर इंक्रीज फ्रॉम 6 to 10 से 10 to 16, तो इंक्रीज टू 10 to 16, 10 से 16 मतलब कितने मेंबर्स हो सकते थे, तो फिर 16 मेंबर्स आते थे, ठीक है, जो हायर नंबर था वही आता था, जिसमें से कि 6 ऑफिशियल्स थे और 10 नॉन ऑफिशियल थे। ऑफिशियल्स कितने हैं? 6। नॉन ऑफिशियल्स कितने हैं? 10। ऑफिशियल्स मैंने बता दिया आपको, ऑफिशियल्स कौन है? जो पहले से ही ब्रिटिश सिविल पोस्ट या ब्रिटिश मिलिट्री पोस्ट पे हैं, ऐसे मेंबर्स कौन हो गए? ऑफिशियल मेंबर्स। और 10 कौन है? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में आप ये देखिए, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में जो 5 मेंबर्स हैं दे वर नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय, ठीक है, 5 मेंबर्स जो हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय, 4 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, एंड NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एंड 1 मेंबर इज कमिंग फ्रॉम द चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कैलकाटा। अभी आपको सिर्फ इतना इसमें याद रखना है कि 6 ऑफिशियल थे और 10 नॉन ऑफिशियल थे, ठीक है। ऑल दो ऑफिशियल यहाँ पे आपको कम दिखेंगे, पर आप ये समझिए कि यहाँ पे देखिए, इधर इसमें कितने हैं? 6 ऑफिशियल एंड 10 नॉन ऑफिशियल। ऑल दो आपको नॉन ऑफिशियल ज़्यादा दिखाई देंगे, है ना, पर 6 ऑफिशियल हैं और ये जो मेंबर्स हैं ये भी तो ऑफिशियल मेंबर्स ही हैं, तो ये जो टोटल कितने हो गए? ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या ज़्यादा थी, तो ऑफिशियल्स वर ग्रेटर देन नॉन ऑफिशियल्स, तो ऑफिशियल मेंबर वर ग्रेटर देन नॉन ऑफिशियल्स। तो इसको कंबाइन करके देखते हैं, ठीक है, तो इसको कंबाइन करके देखते हैं कि ऑफिशियल्स कितने हैं, नॉन ऑफिशियल्स कितने हैं। तो अभी आपको इसमें याद रखना है 1892 के एक्ट में कि एडिशनल मेंबर्स बढ़ा दिए गए, सबसे पहली बात। दूसरा क्या था कि अब जो एडिशनल मेंबर्स हैं दे कुड, जैसे कि INC की डिमांड थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड थी कि भाई फाइनेंशियल मैटर्स पे भी डिस्कशन होना चाहिए, मतलब बजट पे भी डिस्कशन होना चाहिए, तो ठीक है भाई, बजट पे डिस्कशन अलाउ कर दिया 1892 में, पर वोटिंग अलाउ नहीं की। भाई आप वोट नहीं कर सकते, चलो डिस्कस कर लो पर वोट मत करना, ठीक है, वोट नहीं कर सकते हो। फिर दूसरा क्या है कि जो एडिशनल मेंबर्स थे दे वर अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, ठीक है, तो ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं ये अब एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स से क्वेश्चंस पूछ सकते थे, ठीक है। पर देखिए यहाँ पे भी क्या बात है कि जो क्वेश्चंस हैं ये 6 days नोटिस पे पूछा जाता था। पहले नोटिस दिया जाएगा इन्हें 6 दिन का, ठीक है, फिर क्वेश्चंस जो है फिर पूछे जाएंगे। और इसमें भी ये बात है, ये जो आंसर, अगर इन्होंने कोई आंसर दे दिया तो दे दिया, इनसे जो है फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, क्वेश्चन दे दिया, 6 दिन का नोटिस दिया, अब आंसर मिल गया और उसके बाद आपको कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो ये है इन द 1892 एक्ट। So additional members were allowed to ask questions to executive council members on 6-day notice, but supplementary questions were not allowed, ठीक है। So this you have to remember। तो काउंसिल्स एक्ट में, काउंसिल एक्ट है तो क्या मेन चेंज हुआ काउंसिल में? एडिशनल मेंबर्स, ठीक है, एडिशनल मेंबर का नंबर चेंज हुआ और थोड़ी सी इनकी वर्किंग चेंज हुई कि अब जो है ये बजट पे डिस्कस कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं काउंसलर्स से, पर बजट पे डिस्कस कर सकते हैं पर वोटिंग अलाउड नहीं है, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये है अबाउट इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में क्या चेंज हुआ? देखिए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में एक मेजर चेंज आया कि यहाँ पे इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्शन, यहाँ पे देखिए इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड क्या थी कि इलेक्शन इंट्रोड्यूस होना चाहिए एडिशनल मेंबर्स में, तो इन्होंने क्या किया, सेंट्रल लेवल पे नहीं भाई, सेंट्रल लेवल पे अभी भी क्या चल रहा है, अभी भी नॉमिनेशन ही चल रहा है, पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में हम चले इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो एडिशनल मेंबर्स यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुए, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे भी इंक्रीज़ हुए तो यहाँ भी इंक्रीज़ हुए, प्रोविंशियल लेवल पे भी, ठीक है। अलग बहुत सारे प्रोविंसेस थे, बंगाल, बिहार, ठीक है, असम, ऐसे बहुत सारे थे, तो वहाँ पे अलग अलग सब जगह अलग अलग एडिशनल मेंबर्स जो थे अलग नंबर्स में थे, ठीक है, कहीं पे कम थे कहीं पे ज़्यादा थे। तो यहाँ पे एडिशनल मेंबर्स इंक्रीज़ किए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में सब जगह एडिशनल मेंबर्स इंक्रीज़ हुए थे, ठीक है। और ये जो एडिशनल मेंबर्स है ये कहाँ से आएंगे? ये इलेक्ट होके आने वाले हैं आप। और इलेक्ट कौन करेगा इनको? जो यूनिवर्सिटीज़, ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे एक तरीके से, जो यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, म्यूनसिपैलिटीज़ के थे, ज़मींदार्स के थे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थे। सो एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया था इन द 1892 एक्ट। पर प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? प्रोविंसेस में हो रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ इसका असेसमेंट अगर हम देखें तो क्या हुआ, एक तो इंडियंस, नंबर ऑफ इंडियंस को बढ़ा दिया गया, क्योंकि अब आप देखें ना जब एडिशनल मेंबर्स इंक्रीज़ होंगे तो 1861 के एक्ट में क्या हुआ, हाफ ऑफ द जो
हाफ ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स शुड बी इंडियंस, तो इंडियंस की संख्या भी बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ इंडियंस वर इंक्रीज्ड हियर, ठीक है, इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, एंड इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है, तो लोकल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, सो इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड इट, क्योंकि आईएनसी की कुछ डिमांड्स को मान लिया गया है, तो इट ऑल्सो रीअफर्म द इम्पोर्टेंस ऑफ आईएनसी, ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंपॉर्टेंस को भी बढ़ा दिया गया क्योंकि उनकी डिमांड्स मान ली गई हैं। फिर नेक्स्ट आता है 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अब देखिए 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट का सबसे पहले बैकड्रॉप क्या है। बैकड्रॉप है, देखिए इसी टाइम पीरियड में सबसे पहले लिबरल पार्टी का आना, ठीक है, तो ब्रिटेन में कौन सी पार्टी आ गई? लिबरल पार्टी। तो अब ये माना गया कि जो इंडियंस के जो डिमांड है उनको कोशिश करेगी कि इनके जो डिमांड्स हैं उनको कुछ डिमांड्स को मान लिया जाए। तो एक तो था लिबरल पार्टी का आना, तो समवेयर दिस पार्टी बिलीव दैट कि जो इंडियंस की जो डिमांड है, ठीक है, उनको कुछ लेवल पे हम फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा क्या था, इसका बैकड्रॉप था 1906 का जो मुस्लिम लीग था। तो ये जो मुस्लिम लीग थी इसकी डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, कि हमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। अब देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। तो देखिए अगर फॉर एग्जांपल ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, इसमें से जो 6 मेंबर्स हैं दीज आर मुस्लिम्स, ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर कोई मुस्लिम मेंबर ही इलेक्ट होना है, ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि ये जो सारे मुस्लिम्स हैं सिर्फ ये ही वोट करेंगे, ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्शंस में वोट कौन करेगा? सिर्फ मुस्लिम्स। तो इनको अगर कोई जनरल मेंबर से है, कोई जनरल से है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, ठीक है, कोई यूरोपियन है, तो इनको ये वोट करने का चांस ही नहीं मिलेगा। सिर्फ जो मुस्लिम्स हैं वही वोट करेंगे फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो ये इनका बैकग्राउंड था, ठीक है, एक तो लिबरल पार्टी का आना जिसकी वजह से कुछ इंडियंस की डिमांड मान ली गई, और मुस्लिम जो लीग है उसका सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड करना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इसी को ही इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में पढ़ने वाले हैं। इसी को ही मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, और इसी को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी बोलते हैं, ठीक है। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मोर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, एंड मिंटो वॉज द वाइस रॉय, ठीक है, मिंटो वॉज द वाइस रॉय। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ है? लंदन में है, और वाइस रॉय कहाँ है? इंडिया में है, ठीक है। तो अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। सबसे पहले कि वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ चेंज होगा, क्या होगा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कि इट अलाउड द इंडियंस टू ज्वाइन द वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो अभी तक क्या हो रहा था, देखिए वाइस रॉय है प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है प्लस कमांडर इन चीफ है प्लस एडिशनल मेंबर्स हैं, एडिशनल मेंबर्स में कुछ ऑफिशियल्स हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल्स हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि अभी तक यहाँ पे सारे जितने मेंबर्स आ रहे थे ये सारे कौन थे? ये सारे ही ब्रिटिशर्स थे, पर इन्होंने 1909 के एक्ट में इन्होंने इंडियंस की एक डिमांड मान ली कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी जो एक मेंबर होगा, ये एक मेंबर जो है ये इंडियन हो सकता है। और ये जो पहला इंडियन मेंबर था, ही वॉज अ लॉ मेंबर, ठीक है, लॉ मेंबर, ठीक है। और इस लॉ मेंबर का नाम क्या था? सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है। सो ही वॉज द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव member to be added to Viceroy's Executive Council, but executive Indian member, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है? सेंट्रल लेजिस्लेचर। देखिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या चेंज हुआ? सबसे पहले तो एडिशनल मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी 16 to 60, और 60 वाज द नंबर, ठीक है। तो टोटल 60 मेंबर्स थे इसमें। अब 60 में से ऑफिशियल्स कितने थे? 28, और नॉन ऑफिशियल्स कितने थे? 32, ठीक है। अब ऑफिशियल्स में भी जो ऑफिशियल्स थे वो तो वाइसरॉय ही नॉमिनेट करके ला रहा था, और नॉन ऑफिशियल्स में कुछ वाइसरॉय नॉमिनेट कर रहा है, कुछ सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रोविंशियल असेंबलीज से इलेक्ट होकर आ रहे। तो क्या होता था? प्रोविंशियल असेंबलीज से मेंबर कैसे आ रहे थे? इलेक्ट होके, है ना, अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट होके आ रहे थे। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस थे कि किस तरीके से लोकल रिप्रेजेंटेशन आ रहा था, यूनिवर्सिटीज़ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह से यहाँ पे लोग आ रहे थे प्रोविंशियल असेंबलीज से। प्रोविंशियल असेंबलीज से कहाँ जा रहे थे लोग? प्रोविंशियल असेंबलीज से जा रहे थे सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में तो कुछ कैसे आ रहे थे? इलेक्ट होके आ रहे थे प्रोविंशियल असेंबलीज से, और कुछ इलेक्ट होके आ रहे थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कैलकाटा एंड बॉम्बे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शंस तो है पर यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस है, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं है। तो यहाँ पे 1909 के प्रावधान में एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शंस की लोग जो लोकल लेवल से
कहाँ जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से प्रोविंशियल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबलीज से सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे। और दूसरा क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट। इस देखिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसमें जो 5 हैं वो मुस्लिम्स रहेंगे, 6 ज़मींदार रहेंगे, 2 बिजनेसमैन रहेंगे। तो मुस्लिम्स की ये जो डिमांड है वो मान ली गई। सो दिस एक्ट इंट्रोड्यूस द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। ठीक है क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। तो आपको याद रखना है जो मुस्लिम्स है ना, ये नॉन ऑफिशियल का पार्ट है, एडिशनल मेंबर्स के नॉन ऑफिशियल का पार्ट है। और क्या हुआ है देखिए यहाँ पे कि 1892 के एक्ट में क्या हुआ था, उन्हें बोल दिया गया था एडिशनल मेंबर्स कुड डिस्कस द फाइनेंशियल बिल्स, डिस्कस द बजट, ठीक है, बट दे कुड नॉट वोट। तो यहाँ पे बोल दिया गया कि ठीक है भाई, एडिशनल मेंबर्स वोट भी कर सकते हैं। और क्या हुआ था, इनको राइट नहीं था, एडिशनल मेंबर्स को राइट नहीं था कि वो काउंटर क्वेश्चंस, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ पाएँ, ठीक है, टू द एग्जीक्यूटिव काउंसलर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये राइट भी दे दिया गया कि ठीक है, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो एडिशनल मेंबर्स हैं दे कुड ऑल्सो आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर ऑल्सो अलाउड, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या हुआ, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में नॉन ऑफिशियल्स कैन बी इन मेजॉरिटी। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी क्या होता था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी जैसे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, फिर उसकी जो काउंसिल है, ठीक है, और उसके कमांडर इन चीफ हो गए, फिर उसके बाद कुछ एडिशनल मेंबर्स हो गए, ठीक है। एडिशनल में जो एग्जीक्यूटिव में भी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में बोल दिया गया कि ये नॉन ऑफिशियल जो हैं ये मेजॉरिटी में जा सकते हैं, ये मेजॉरिटी में जा सकते हैं, ठीक है। सो नॉन ऑफिशियल्स कैन बी इन मेजॉरिटी एंड एडिशनल मेंबर्स आर ऑल्सो इंक्रीज, और एडिशनल मेंबर्स भी इंक्रीज कर देते हैं प्रोविंसेस में, ठीक है। तो ये हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो देखिए अभी आपको क्या चीज़ें इसमें याद रखनी है, इस पूरे डॉक्यूमेंट से आपको याद रखना है 1858 में क्या हुआ, डायरेक्ट रूल आया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो पोस्ट है वो लंदन में बना दी गई। भारत में कौन सी है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इट विल बी असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज अ 15 मेंबर बॉडी, ठीक है। लॉर्ड एंड चार्ल्स कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, हु वॉज ऑल्सो द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट कौन सा एक्ट आया, नेक्स्ट आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। काउंसिल है तो कुछ ना कुछ चेंज काउंसिल में हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, एक तो एडिशनल मेंबर्स, लेजिस्लेटिव काउंसलर्स का प्रावधान हटा के अब एडिशनल मेंबर्स का प्रावधान आया। 6 to 12 मेंबर हो सकते थे, जिसमें कि हाफ वर टू बी इंडियंस। तो पहले 3 कौन से थे ये आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे 1861 में दोबारा से डिसेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो बॉम्बे और मद्रास को वापस दे दी गई एंड द वाइस रॉय कुड इशू ऑर्डिनेंस, ठीक है, वाइसरॉय कुड इशू ऑर्डिनेंस। 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में क्या आया, क्योंकि आईएनसी की कुछ डिमांड्स थी तो वो डिमांड्स मान ली गई। एडिशनल मेंबर्स बढ़ा दिए गए, सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी, ठीक है। और यहाँ पे फाइनेंसेस पे आप डिस्कस कर सकते हो पर वोट नहीं कर सकते हो। 1909 के एक्ट में, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वाले जो एक्ट है उसमें आप जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उस पर आप वोटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। 1892 के एक्ट में जो एडिशनल मेंबर्स हैं दे कुड ओनली आस्क क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एट द 6 day नोटिस, ठीक है। और उसमें भी आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो। बट 1909 में ये भी चेंज कर दिया गया। उन्होंने क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की कि जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं वो भी अब पूछे जा सकते हैं, दैट जो एडिशनल मेंबर्स हैं दे कुड आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स ऑल्सो। ऑल राइट, तो ये था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में इन्होंने 1892 में क्या किया, इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। सो विच वॉज वाई दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर 1909 में मैंने आपको बता ही दिया, इसमें मेन आपको याद रखना है कि जो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक इंडियन मेंबर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, एक इंडियन मेंबर को अलाउ कर दिया गया। वो पहले इंडियन मेंबर कौन थे, लॉ मेंबर थे सत्येंद्र सिन्हा। ऑल राइट, बाकी सब मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं उसमें जो नॉन ऑफिशियल्स हैं दे कैन बी इन मेजॉरिटी, ठीक है। और एक और चीज़ है 1909, आपको ये याद रखना है, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, ठीक है। किसकी डिमांड पे, मुस्लिम लीग की डिमांड पे, ठीक है, जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड किया था। तो ये आज के लिए इतना ही, ठीक है। और विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय, keep learning. Also, if you want access to this PDF, you can go to the Telegram channel. The link to the Telegram channel will be provided in the description box below. So thank you for the lecture. Bye, keep learning.